स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही मजेदार। क्योंकि भैया आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपकी जो एग्जाम्स होती है उनमें सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बात कर रहा हूं रासायनिक साम्यावस्था की, और यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। और ये कहानी होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। तो देखो, स्टार्ट करेंगे क्लास, पर उससे पहले ये जान लेंगे कि अभी तक जो है ना, हमने इस चैप्टर में कौन सी चीजें पढ़ ली। क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यानी कि साम्यावस्था का कॉन्सेप्ट खोपड़ी के अंदर सेट नहीं होगा, आगे की कक्षाओं में बहुत ज्यादा मजा आने वाला नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि मैं आपसे कहता हूं कि भाई अभी तक की कुछ कहानी हमने की है, तो वो कौन सी कहानी है जो अभी तक हम देख चुके हैं, राइट? वो कौन सी कहानी है जो हम देख चुके हैं? तो मैंने कहा कहानी अब तक। तो मैंने कहा भैया कहानी जो है अब तक में हमने क्या क्या देखा। भाई हमने ये देखा कि साम्यावस्था बेसिकली क्या होती है, और इसको एक बार बढ़िया वाला एग्जांपल से हम फिर समझ लेते हैं। हमने देखा कि ये जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, इसको ना हम पहली बार ही देख रहे हैं। इसको हम कक्षा 11वीं में जो है डीप में पहली बार ही देख रहे हैं। मतलब पहली बार हमने ये जाना कि भैया जो अभिकारक है वो उत्पाद तो बन रहा है, और जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, ऑन द सेम वे उतना ही उत्पाद आपका अभिकारक में भी परिवर्तित हो रहा है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन कि रिएक्शन तो चल रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें रिएक्शन तो चल रही है पर सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। और यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स इस क्लास के इस चैप्टर के नहीं देखे हैं, प्लीज आप जाकर देख लीजिए, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स और शानदार तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, तो साम्यावस्था क्या होती है इसके बारे में हमने जाना, एक क्विक रिव्यू और ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है। आपने कहा वाह सर, यहां पर एक डिब्बा है और इस डिब्बे के अंदर भरा हुआ है पानी। इस डिब्बे के अंदर भरा हुआ है पानी, पानी 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 पानी। और ये डिब्बा कैसा है? तो आपने कहा सर एकदम बंद डिब्बा है। डिब्बा कैसा है? तो आपने कहा सर ये एकदम बंद डिब्बा है। कैसा डिब्बा है? तो भैया बंद डिब्बा है, और इस बंद डिब्बे के अंदर भरा हुआ है जल यानी कि पानी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब कुछ समय बाद क्या होगा, मान लेते हैं कि भैया जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मान लिया कि भैया तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं कह रहा हूं कि बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि तापमान होगा, मतलब ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी वाली बात है। तो जल के ना बहुत सारे जल के बहुत सारे राइट वाष्प बन जाएंगे। जल जो है उसके बहुत सारे वाष्प भी होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब एक समय बाद बेसिकली होगा क्या कि जितना जल जो है राइट वाष्प में परिवर्तित होगा, उतना ही वाष्प जो है वो जल में परिवर्तित होगा। और यदि कहीं पर ऐसा हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे कैसे? तो आपने कहा सर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कहां लिखेंगे? तो भैया यहां लिखेंगे कि हमने कहा भैया H2O है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और जितना ये परिवर्तित हो रहा है गैसीय अवस्था में, राइट जितना ये परिवर्तित हो रहा है आपके गैसीय अवस्था में, उतने ही आपके वेपर्स या गैसीय अवस्था जो वाले जो अणु हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं द्रव अवस्था में। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पर जल लिखना पड़ेगा और यहां पर मुझे वाष्प लिखना पड़ेगा। चलिए, तो एक चीज तो क्लियर हो गई सॉरी, एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम एक ऐसी अवस्था में हैं जब रिएक्शन तो चल रही है, जब आपका अभिकारक उत्पाद बन रहा है और उतना ही उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है। मतलब मान लेते हैं कि जल के जो 20 अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो गए। मैंने कहा भैया जल के जो 20 अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो गए, और वाष्प के भी 20 अणु जो थे वो वापस जल में परिवर्तित हो गए। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक, राइट? तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। समान रूप से अभिक्रिया की दोनों तरफ चलने की जो अवस्था है, इसी को हम क्या बोलेंगे? साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम, राइट? और ये कितने प्रकार के थे? तो हमने कहा भैया सुनो, एक तो था भौतिक आपका साम्यावस्था,
मतलब जितने भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन होंगे, अब ये कहां पढ़ा था हमने, तो कक्षा 10वीं में पढ़ा था। तो जितने भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन होंगे उन सब के लिए भौतिक साम्यावस्था, मस्त वाली कहानी। और जितने भी रासायनिक आपके रासायनिक राइट, जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे उनके लिए रासायनिक साम्यावस्था। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ये तो बहुत तगड़ी वाली बात चल रही है। साथ में हमने बहुत सारे क्या जाने भैया, आरेख यानी कि ग्राफ जाने, आरेख यानी कि ग्राफ जाने। और बेटा मैं फिर से बता दूं, ग्राफ मैं फिर से बता दूं आपको, ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं भैया, ग्राफ यानी कि आरेख से सवाल पूछ लिए जाते हैं। और इसलिए आपको ग्राफ्स को बढ़िया से पढ़ना है। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने कवर भी कर दिया है। आज हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है जी, तो ये 3 टॉपिक्स को आप नोट कर लेंगे। लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर आप जाकर देख लेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, पक्का। अब चलिए भाई, साम्यावस्था तो अपने ये समझ में आ गई है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले अपने को लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, और वो इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि इस एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कक्षा 12वीं में भी पढ़ेंगे। कहां पर, तो एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी। इसी चैप्टर से निकला हुआ एक चैप्टर है, कक्षा 12वीं में हम पढ़ने वाले हैं सेम टॉपिक को। तो बड़े ध्यान से देखना, एक तीर से 2 निशान। एक तीर से हम क्या करने वाले हैं भाई, 2 निशान करने वाले हैं। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 निशाने लगाने वाले हैं ना। चलो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वो 2 अंकल लोग थे, राइट, कौन से वो 2 अंकिल लोग थे जिन्होंने क्या किया था भैया, ये नियम दिया था। और नियम क्या है वो भी देखते हैं। बात समझ में आई? चलो, तो एक थे हमारे गुलबर्ग और दूसरे थे बाजे। तो गुलबर्ग सर ने गाजे बाजे के साथ में एक लॉ दिया था, और बड़े ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा था कि भैया सुनो बाबू, यदि रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताया जाए तो वो संबंध क्या होगा। यदि रासायनिक अभिक्रिया की वेग मतलब रासायनिक अभिक्रिया फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है, और यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताएं तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले हमें अभिकारक की सांद्रता समझनी पड़ेगी। बात समझ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं से डाउट हो सकता है। बात समझ में? चलिए, तो अपन थोड़ा सांद्रता वाला जो पार्ट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो। रसायनों की सांद्रता, हम बात कर रहे हैं किसकी, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, जो भी आपका रसायन होता है उसकी सांद्रता के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भैया, बहुत ज्यादा। कैसे, देखो आओ। अब ये सांद्रता बेसिकली क्या होता है, इसको इंग्लिश में अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है मात्रा। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है, मात्रा। ठीक है, कि कोई भी आप विलयन ले रहे हो, कोई भी रसायन ले रहे हो, उसकी किसी रिएक्शन में कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी आपकी जो है सांद्रता। तो सीधे सीधे इसका मात्रा मानना क्या है भाई, मात्रा। बात समझ भाई? तो सांद्रता को हम क्या बोलेंगे, आपने कहा सर मात्रा। अब अलग अलग तरीकों में ये जो मात्रा है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, जो आप लोगों का पहला अध्याय था। बात समझ में? तो मात्रा, या मैं यहां पर लिख सकता हूं अब सांद्रता मापन के तरीके। तो मैं और क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा सर अपन सांद्रता मापन के तरीके लिख सकते हैं। तरीके, सांद्रता मापन के तरीके। तो भाई सांद्रता मापन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मोलों की संख्या। जैसे कि क्या हो सकती है, मोलों की संख्या हो सकती है। ठीक है, सारे नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। दूसरा भाई मोल प्रभाज हो सकता है, मोल प्रभाज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भैया सुनो मेरी बात,
पहले अध्याय की ये सारे कॉन्सेप्ट्स अब हम क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे तो वहां पर ये लगने वाले हैं। तो भैया मूल प्रभाज हो सकता है। और तीसरा आप लोगों का फेवरेट, तीसरा हम सब लोगों का फेवरेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, यानी कि मोलरता। तो मोलरता हो गया। चौथा वाला तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मोललता, तो चौथा वाला तो और भी इंटरेस्टिंग है, दैट इज व्हाट, मोललता। बात समझ पाई। तो सबसे शानदार तरीका जो है वो कैलकुलेट करने का मात्रा को, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मोलरता या मोलैरिटी, मोलरता या फिर मोलैरिटी। चलिए भैया, तो ये वो तरीके हैं जिससे हम सांद्रता का मापन कर सकते हैं। इन सबके सिंबल्स भी हम लिख देते हैं, राइट, एन, एक्स, कैपिटल एम और स्मॉल एम। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, ठीक। तो अब रसायनों की भी सांद्रता इस तरीके से मापी जा सकती है। अब यदि कहीं पर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं पर यदि लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं पर यदि लिखा हुआ है, ठीक है, कि भैया NaCl की मोलरता, अब जो चीज बता रहा हूं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा कहीं पर लिखा हुआ है कि जो NaCl है उसकी मोलरता, मैंने कहा कहीं पर लिखा हुआ है भाई NaCl जो है इसकी मोलरता क्या होगी, तो कहीं पर लिखा है इसकी मोलरता 0.5 m है। तो आप इसको बोलोगे सर मोलरता है ना तो मात्रा हुई, सर मात्रा है ना तो सांद्रता हुई, और सांद्रता क्या, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन। बड़ी शानदार कहानी। चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भाई NaCl की जो मोलरता है वो है आपकी 0.5 m। आपने कहा ओके सर। अब हर बार एग्जाम में बार बार ऐसे थोड़ी लिखोगे, तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसकी एक स्टाइल बनाते हैं अपन, हम एक काम करते हैं, कुछ खुरापात करते हैं, इसकी एक स्टाइल बनाते हैं और उस स्टाइल को हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं और ये हो जाएगा NaCl। ये बात क्या, ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो इस तरीके से बेटा अब यदि मुझे फ्यूचर में किसी की मोलरता लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिसकी भी मोलरता लिखनी है मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि उसकी मोलरता ऐसी होती है, मैं कहूंगा सुनो बड़े इंटरेस्टिंग कहानी, एक काम करते हैं, उस रसायन को लिखते हैं, उसके आसपास 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, उस रसायन को लिखते हैं और उसके आसपास भैया 2 ब्रैकेट लगा देते हैं और ऐसे करके हम उसकी मोलरता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कहा सर बढ़िया। अब इसी तरीके से कहीं पर ये लिखा हुआ है HCl की मोलरता, तो मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपकी सांद्रता, और वो दी हुई है आपकी कितनी, m। तो आप इसको क्या लिखोगे, और कैपिटल M का मतलब होता है भाई मोल प्रति लीटर, तो आप इसको जो है कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे बेटा मोल प्रति लीटर। बात समझ में आ गई? हम ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में भयंकर आप ये वाला, ये जो बड़ा वाला कोष्टक होता है ना बच्चों, ये इस चैप्टर में अपन कई बार देखने वाले, मतलब भर भर के देखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो आगे से यदि कहीं पर ऐसा ब्रैकेट शैकेट लगा हो तो इसका मतलब क्या, आपने कहा सर इसका मतलब मोलैरिटी है, और क्या इसका मतलब, आपने कहा सर इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका मतलब क्या है, सांद्रता है, मात्रा है। ये बात समझ में आ गई? बस हो गया, एकदम चकाचक वाली बात है। आ जाओ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया यदि संतुलित समीकरण हमारे पास है अच्छा एक और वर्ड, मतलब भाई क्यों ऐसे वर्ड बनाते हो यार, स्टाइक्योमेट्री, ये अकेला ऐसा वर्ड है ना जो मेरे को इंग्लिश में भी इजी लगता है और हिंदी में तो अजीब ही लगता है। मैं कह रहा हूं क्यों बनाते हो भाई ऐसे नाम, मतलब सिंपल रख लिया करो। देखो नाम सुनो, स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। कहीं कहीं पर सुना होगा आपने स्टोशियोमेट्री, क्या सुना होगा, स्टोशियोमेट्री, कहीं कहीं पर स्टाइक्योमेट्री। चलो भाई, तो ये स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक उसके बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या, ये जो इतना जो लंबा चौड़ा है
राइट। ये जो इतना बड़ा परिचय के बराबर, लोगों का जितना परिचय होता है उतना तो सिर्फ नाम है एक। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। आगे गुणांक लिखा हुआ है ना आगे गुणांक लिखा हुआ है ना, तो भैया एक संख्या होगी। आगे गुणांक लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी कहानी, एक संख्या होगी। क्या ये बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास 3HCl लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है यहां पर, ये किसको दर्शा रहा है भाई? ये मोलों की संख्या को दर्शा रहा है। या तो ये मोलों की संख्या को दर्शाएगा या फिर आपका जो है ये अणुओं की संख्या को दर्शाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट या कोफिशिएंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर समीकरण सम समीकरण मितीय गुणांक। बात समझ में? आपको ये नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप सीधे इसको लिखो मोलों की संख्या। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है। अब जैसे एक रिएक्शन में यहां पर लिखता हूं, मैंने कहा भैया सुनो, मेरे पास N2 है प्लस 3H2 है एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 2NH3। बात समझ में? तो आपने कहा सर यहां पर भी क्या हम ये गुणांक बता सकते हैं? आपने कहा सर ये जो लंबा चौड़ा नाम वाला गुणांक है इसको क्या हम यहां पर भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? ये देखो, हाइड्रोजन के लिए 3 अमोनिया के लिए 2 और नाइट्रोजन के लिए यदि हम बात करें तो भैया 1। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे? रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या कहलाएंगे? बहुत ध्यान से देखना, रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाएंगे, या फिर आप इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हो। लंबा चौड़ा नाम और कहानी का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल कि भैया ये आपका 1 2 3 जो भी दिया हुआ है, बात समझ में आई? ये सिर्फ किसको दर्शा रहा है? तो आपने कहा सर ये सिर्फ किसको दर्शा रहा है? मोलों की संख्या को। बात समझ में आ गई? नियम की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, चलो आ जाओ। यदि हम एक संतुलित समीकरण देखते हैं तो इसमें मोलों की संख्या की घात को संगत मोलर सांद्रताओं पर लगा दिया जाए तो नियत ताप किसी अभिक्रिया का वेग इस घात के युक्त मोलर सांद्रताओं के गुणन। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम याद करेंगे? ये बात भी बिल्कुल सही है भैया, हम ये कैसे याद करेंगे? बात समझ में? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देखो सीधे सीधे यहां पर लिखिए, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो सीधे सीधे अभिकारक की सांद्रता के साथ कनेक्टेड होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो। अभिक्रिया का जो भी वेग होगा वो सीधे सीधे अभिक्रिया की सांद्रता से कनेक्टेड होगा। हम भी जानते हैं भाई कि जितना अभिकारक होगा उतनी देर तक अभिक्रिया चलेगी। अभिकारक की मात्रा बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए तो रिएक्शन भी देर तक चलेगी 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 चलेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बात समझ में? तो सॉरी, तो भाई जितना अभिकारक होगा रिएक्शन उतने देर तक चलेगी। बहुत सिंपल सी कहानी है, क्लियर है कहानी। तो हमने कहा कि सुनो, अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की क्या होगी? सांद्रता होगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इसको सिर्फ अपनी कॉपी में नोट करो। मैं भी समीकरण बनवाऊंगा, वहां ये और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आइए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें आपके पास A है। क्या है आपके पास? आपके पास एक अभिकारक A है। इस अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा सर A, सॉरी मोलों की संख्या नहीं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यों बनाते हो ऐसे नाम? चलो, तो इसके मोलों की संख्या A, इसके मोलों की संख्या B, और दोनों ने मिलकर बनाया क्या? उत्पाद। दोनों ने मिलकर कौन सी चीज बनाई? तो आपने कहा सर दोनों ने मिलकर बनाया उत्पाद। बहुत शानदार वाली बात। तो हम कहेंगे भैया कि जो अभिकारक का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की सांद्रता और उसकी जो भी आपका गुणांक था, और B की सांद्रता और ऊपर लगा दिया आपने इसका गुणांक। फिर आपने कहा कि सर ये समानुपाती है, इसको तो हटाना पड़ेगा सर। और ये समानुपाती को हटाने के लिए फिर हमने यहां पर K लगा दिया, खेल खत्म। तो K जो है वो आपका हो जाएगा वेग नियतांक। और भैया ये सेम फॉर्मूले को आप लोग कक्षा 12वीं में भी पढ़ोगे, इसलिए परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है,
ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका जो है अभिक्रिया की वेग और सांद्रता के बीच में कनेक्शन को दर्शाता है। हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने कहा कि भैया सुनो ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, इसमें आपने सिर्फ अभिकारकों के बारे में बात किया है, आपने उत्पाद के बारे में तो बात ही नहीं किया। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था। असली जो पिक्चर है ना वो अब शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, हमने कहा भैया सुनो, एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, हमने कहा एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं जिसमें एक उत्पाद है A, जिसके रासायनिक मितीय गुणांक यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बात समझ में आई, जिसके लिए जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो A है। अभिकारक दूसरा जो B है उसके लिए स्मॉल b है, C के लिए C है, D और अरे बाबा ऐसा नहीं करो रे बाबा, और D के लिए कितना है, तो D है। बात समझ में आ गई। चलिए, ये कुल मिला के मोलों की संख्या, बात खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम जो है SNS को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपका साम्यावस्था स्थिरांक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, यही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, एक उदाहरण के साथ हो जाए तो और मजा आ जाएगा, तो इसको हटाते भैया यहां से, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो भैया साम्यावस्था स्थिरांक। तो हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक के बारे में, बात समझ में आई। तो हमने कहा कि भैया सुनो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे पास दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक के मोलों की संख्या A, अभिकारक का नाम A, क्या बड़ा वाला है, प्लस एक और अभिकारक है जिसके मोलों की संख्या छुटकू B, बात समझ में आई, और उस अभिकारक का नाम है बड़का B। और ये जो है भैया, ये साम्यावस्था पर है किसके साथ में, बहुत ध्यान से देखना, तो CC प्लस D के साथ। छोटे वाले जो हैं वो मोलों की संख्या को बता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं गुणांक। बड़ा वाला जो है ABCD, वो किसको बता रहा है, तो भाई अभिकारक को बता रहा है, ठीक है। तो हमने कहा भैया सुनो, जो Kc होगा ना, साम्यावस्था स्थिरांक जो आपका होगा ना, ठीक है, सांद्रता के टर्म्स में, सांद्रता के लिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा सर Kc बराबर हो जाएगा C की सांद्रता और बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, C की सांद्रता और उसकी पावर छुटकू C, ठीक है। वैसे ही यहां पर आप D की सांद्रता और उसकी पावर छुटकू D डिवाइड बाय अभिकारक के लिए रख दो, A की सांद्रता और यहां पर A, यहां पर B की सांद्रता और यहां पर B। इतनी सी कहानी बस कर लोगे, जल्दी बता दो बस इतनी सी कहानी, और पूरे चैप्टर में यही कहानी जो है वो बार बार आएगी। इतना इजी टॉपिक है ना, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, इतना इजी टॉपिक है कि परेशान होने वाली कोनो बात है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो Kc इक्वल टू ये हो गया, अपन ने कहा ओके, एकदम चकाचक। आप बोल रहे हो कि सर सुनिए साथ में हम लोग जो है एक उदाहरण कर लेंगे तो ये कहानी और भी आसान हो जाएगी। एक उदाहरण करते हैं, आ जाओ, ठीक है, आओ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा भैया मेरे पास एक रिएक्शन है CH4 प्लस 2HO2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2H2O प्लस यहां पर मुझे मिल रहा है क्या, CO2। आपने कहा सर कक्षा 10वीं की आपने एक रिएक्शन उठा लिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात बेटा। यहां पर अपन बीच में जो है एक लाइन मार देते हैं, ऐसे ये लाइन मार दी अपन ने, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई हमने सीधे सीधे कहानी यहां से उठा लिया। मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो अभिक्रिया है, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो अभिक्रिया है जो कि साम्यावस्था में, हालांकि ये होती नहीं है, ठीक है, हम एक हाइपोथेटिकल उदाहरण ले रहे हैं, सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि मीथेन को आप जलाओगे और वो जल और CO2 में परिवर्तित हो जाए, ये तो होता है, पर जल और CO2 जो है वो वापस में मिलके ये नहीं देने वाले हैं। तो यार ये उदाहरण हटा दूं क्या फिर मैं,
हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं एक और उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा भैया कि सुनो, आपके पास 3O2 है, H2 है। आपने कहा हाँ सर। हाइड्रोजन को हम कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ में? तो भैया अमोनिया के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, और ये बनाएगा क्या? तो आपने कहा सर ये अमोनिया बना लेगा। चलिए, तो हमने एक उदाहरण ले लिया। आपने कहा ओके सर, अब काम करते हैं, केसी निकालते हैं। आ जाओ। अब केसी क्या होगा? तो के है आपका कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हो साम्यावस्था स्थिरांक। सी जो है वो इसलिए है क्योंकि हम सांद्रता के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? तो आपने कहा सर सांद्रता के लिए। चलिए भाई, तो NH3 जो है उसकी सांद्रता कितनी है? तो आपने कहा सर ऊपर आएगा उत्पाद, नीचे आएगा आपका अभिकारक। तो ऊपर जो उत्पाद आया उसमें कौन है? तो आपने कहा सर NH3 है, ये यहां पर 2 आ जाएगा, बटे जल्दी बताओ नीचे क्या आएगा? जल्दी 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 जल्दी। तो आपने कहा सर यहां पर H2 आएगा, इधर पे 3 आएगा, यहां पर N2 आएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा। कौन कौन ऐसा कर लेगा? कौन कौन कर लेगा? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर हम सभी कर लेंगे, काहे घबराने, कोई बात ही नहीं घबराने वाली। चलो एक और उदाहरण लेंगे, आ जाओ, एक और उदाहरण लेंगे तगड़ा वाला। मैंने कहा भैया कि जो CaCO3 है ना, वो साम्यावस्था में है किसके साथ में? CaO और CO2 के साथ में। तो इसके लिए केसी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखिए बहुत सिंपल है, उत्पाद को लिखने का एक तरफ, और डिवाइड में विभाजित करने के बाद आपको अभिकारक को लिखने का। दैट्स ऑल। हाँ भैया ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, हीरो अपन बन रहे हैं। चलो, तो CaO CO2 बटे यहां पर कितना? तो आपने कहा CaCO3। दैट्स ऑल, खत्म हो गया खेल। तो इस तरीके से जो केसी है भैया वो अब आपके सामने है। अब कौन क्या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरूरी नहीं कि 2 ही अभिकारक हो और 2 ही आपके क्या हो? उत्पाद हो। भाई अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद आपके कितने भी हो सकते हैं। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर। एक और एग्जांपल लेंगे भाई अपन, रुको जरा, इस टॉपिक को रगड़ते हैं आज अपन। मैंने कहा मेरे पास NaCl है, और ये जो है ये Na+ और Cl+ के साथ में कोई अवस्था वाली अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे पहले आप लोगों के दिमाग के अंदर शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स को फिट करना है। तो मैंने कहा यहां पर केसी क्या होगा? आपने कहा सर केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया से आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, हीरो बनेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। आ जाओ, ठीक है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई। एक बात आपको कैसी हो गई भैया? क्लियर हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। एक बात जो है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, चलो यहां पर आ जाते हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, बात समझ में आ रही है? बस इसको अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, दैट्स ऑल। वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, और उदाहरण में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास अमोनिया जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, अमोनियम मोनोऑक्साइड मिलेगी, साथ में आपको जल मिलने वाला है। इसके लिए जो केसी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं एक और अभिक्रिया की, तो इसमें हमने कहा कि भैया अभी इसकी ना इकाई के बारे में भी हम बात करेंगे, केसी की इकाई के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, अब आपने कहा कि सर एक और अभिक्रिया दी है जिसमें H2 जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 2HI दे रहा है, और भैया आपको मिल रहा है केसी बराबर इतना। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा सर बढ़िया वाली बात है, आज के बाद हमें केसी लिखने में कोई दुख दर्द नहीं होगा, आप इतना नोट करेंगे। उसके बाद मैं करवाता हूं आपको 3-4 बिल्कुल नन्हे मुन्ने न्यूमेरिकल्स, और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा? क्लियर। आप इसे नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो मजेदार वाली ये बात है। अब हम एक काम करते हैं, एक रिएक्शन ही पटक लेते हैं, एक रिएक्शन को ही हम उठा के पटक लेते हैं। बात समझ में? अब मैंने कहा कि भाई H2 और I2 मिलकर ना 2HI दे रहे हैं, तो आपने कहा सर ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये कि यदि अभिकारक उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद अभिकारक बन रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसको एक काम करते हैं। अब यदि हमने अभी किसके टर्म्स पे लिया, हमने कहा कि जो HI है
हाइड्रोजन आयोडाइड आपका जो है इसको हम मान रहे हैं उत्पाद, और हाइड्रोजन और आयोडीन के जो आपके अणु हैं उसको हम मान रहे हैं भाई अभिकारक। यदि हम इसका उल्टा करें तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, यदि हम इसका उल्टा करें तो क्या होगा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूछो क्यों, पूछो। कक्षा 11वीं 12वीं में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई? चलो भैया, तो एक रिएक्शन यहां पर ली जाएगी और कौन सी वाली उठा लें, तो हम कोई भी रिएक्शन उठा सकते हैं, राइट। चलिए, तो एक रिएक्शन हमने उठाई हमने कहा रुको, हमने कहा कि हम तो हैं भैया स्टाइलिश तरीके से अपन करने वाले हैं इसको, रुको जरा, 3 रिएक्शंस को अपन उठा ही लेते हैं। 3 रिएक्शंस को हम उठा लेते हैं, ये पहली, ये दूसरी, राइट, बोलो यस सर, और ये हो जाएगी आपकी तीसरी। अब जो चीज बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो, और ये यहां पर हमने एक रिएक्शन ले ली। चलो भैया, एक रिएक्शन ले ली जिसमें मैं कह रहा हूं कि भैया H2 जो है वो I2 के साथ मिलकर इक्विलिब्रियम में है 2HI के साथ में। आपने कहा हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई यहां पर जो आपका Kc होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इसकी पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और ये यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहां कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगा। मजेदार बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 हो जाएगा। ये आपने Kc लिख लिया। यदि मैं इसको कहता हूं कि भैया इस Kc को हम लोग यदि x मान लें, तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मत मानो ना x क्यों मान रहे हो, हटाओ मत मानो, ठीक है। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, इस रिएक्शन को तो हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स कर देते हैं। मतलब अब मानकर चलते हैं कि आपका जो HI है यह आपका अभिकारक है, और यदि आपका हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये आपके कैसे भाई उत्पाद है। चलिए भैया, तो बेटा ये H2 हो गया और ये यहां पर I2 हो गया। तो अब हम Kc तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि Kc हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया इसको अपन Kc डैश ले लेते हैं, और ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर HI, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो भैया 2 हो जाएगी। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो यदि इन दोनों के बीच में हम एक कनेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि Kc डैश जो होगा वो 1 डिवाइड बाय Kc हो जाएगा। Kc डैश जो होगा वो 1 डिवाइड बाय Kc हो जाएगा। अब मैंने कहा कि सुनो बाबू, ये वाला समीकरण आपका पहला था, ये समीकरण आपका दूसरा है। हमने कहा कि जो पहला वाला समीकरण है उसको हम 2 से विभाजित कर देते हैं, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि जो समीकरण पहला है उसको विभाजित आप कर दीजिए 2 से। मैंने कहा भाई समीकरण 1 को आप विभाजित कर दो 2 से। आपने कहा सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो दिस इज 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI है, तो इसको हम लोग सिर्फ HI से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब यदि यहां पर मुझे Kc निकालना है तो Kc क्या हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिए भाई, तो यहां पर Kc तो नहीं आएगा क्योंकि Kc तो वहां दिया हुआ है, तो ये कुछ और आ जाएगा। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Kc डबल डैश। तो यहां पर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बेटा यदि अपने पास कहीं पर Kc दिया है और उस समीकरण से यदि छेड़खानी होती है, किसी समीकरण से यदि छेड़खानी होती है, कोई उसमें परिवर्तन होता है, तो Kc में उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्यावस्था जो नियतांक है, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर, और ये हो जाएगा भैया आपकी H2 इसकी पावर 1/2, और यहां पर आपका I2 हो जाएगा, और इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, और ये बहुत शानदार, और ये कैसा हो गया, तो आपने कहा सर ये बहुत शानदार, ठीक है, बस खत्म बात। और यदि आप बात करेंगे Kc डैश डबल डैश की, तो ये हो जाएगा √Kc, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर ये Kc की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया वाली बात है ना। चलो नोट कर लेंगे।
तो बस मुझे आप लोगों को यही एक चीज बतानी थी कि केसी, केसी डैश और केसी डबल डैश यदि कहीं पर दिखे तो बिल्कुल मत परेशान होइए। समीकरण के साथ यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसके स्थिरांक के साथ भी परिवर्तन होगा। आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, बस खत्म बात। यहां पर आकर यह कहानी हो गई खत्म, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी कहानी हम लोगों ने देख ली। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास ए है, देखो यदि ऊपर वाली समीकरण दी है तो आप केसी लिखोगे, यदि आपने रिवर्स किया तो केसी डैश आ जाएगा। आपने कहा कि हम पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, भाई एन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एन, यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा, केसी के ऊपर एन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मस्त वाली बात है, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। हम एक तगड़ा वाला यहां पर एग्जाम्पल करेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कहा भैया 500 केल्विन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहे हैं। ओके जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या बना रहे हैं, तो भैया अमोनिया बना रहे हैं। बेटा क्या बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो आपको यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, आपको यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, तो आपने कहा सर अमोनिया बना रहे हैं। याद रहे, आपको संतुलित समीकरण बनाना ही पड़ेगा, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन जो है उसकी सांद्रता दी है, हाइड्रोजन की सांद्रता दी है, और अमोनिया यानी कि NH3 जो है इसकी भी हमको क्या दी हुई है भाई, सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। चलिए, और आपको जो है बताना है साम्यावस्था स्थिरांक की गणना, मतलब कि आपको केसी बताना है। तो आपने कहा कि इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप कहोगे सर केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और इसकी पावर कितनी, तो भाई 3। क्या ये बात समझ में आ गई? बस वैल्यूज को पुट करेंगे, हीरो बनेंगे। तो Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भाई अमोनिया जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ओके, 1.2 इंटू 10⁻⁻², और इसकी पावर 2 डिवाइड बाय N2 जो है वो दिया हुआ है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁻², और यदि हम बात करते हैं H2 की, तो ये है आपका 3 इंटू 10⁻⁻², और इसकी पावर 3। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपका केसी आ जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, आंसर आपके सामने है, और ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। दैट्स ऑल। डन, आपने कहा हाँ जी सर एकदम डन डना डन। बेटा क्रॉस चेक कर लेना, आंसर आएगा आपका कितना, 1.06 इंटू 10⁻3। एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। हमारे पास इस बार टेम्परेचर बढ़ गया, 800 केल्विन हो गया, और रिएक्शन भी इन्होंने लिखकर दे दी। चलो, इन्होंने कहा कि भैया जो आपका N2 है और आपका जो O2 है और ये जो है राइट, ये 2NO बना रहा है, तो आपको क्या निकालना है। अच्छा, सांद्रताएं भी सबकी दी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, बढ़िया ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट जो है वो लगा दो, ब्रैकेट जो है वो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Kc इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपने कहा सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू ये यहां पर O2। ठीक है, सारी वैल्यूज को आपने नोट कर लिया, बस हमें यहां पर वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। नोट कर लेंगे, सबका मान दिया हुआ है, वैल्यू को आप पुट करेंगे, आपका जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अगला वाला जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि भाई जो केसी होता है, बात समझ में आ रही है, उसकी एक कांस्टेंट इकाई या यूनिट नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, पावर हमेशा एक समान हो। देखो, जब आप ये अंदर वाले की बात करते हो तो ये क्या है आपका, ये है आपकी सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। इसका तो आपने, चलो इसी में निकाल लेते हैं, और इसके पहले वाले में भी निकाल लेते हैं, इसमें निकालते हैं। बात समझ में आई। अब ये पूरा क्या बना है, तो आपने कहा सर कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है, इसी में निकाल लेते हैं इकाई। ठीक है, अब यदि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, तो भाई इसकी इकाई क्या होगी, तो आपने कहा सर इसकी इकाई होगी मोल प्रति लीटर। चलो भैया, तो ये हो गई आपकी मोल प्रति लीटर की पावर 2।
बटे यहां पर है आपका मोल प्रति लीटर और यहां पर है आपका मोल प्रति लीटर की पावर 3। बात समझ में आएगी। तो यदि हम इसकी इकाई निकालेंगे सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, भैया यहां पर 1 है यहां पर 3 है, तो इसकी इकाई आ जाएगी 1 डिवाइड बाय मोल प्रति लीटर की पावर 2। यहां पर 1 है यहां पर 3 है, दोनों को जोड़ दिया हमने तो आंसर ये आ गया। तो यहां पर जो केसी है उसकी इकाई ये आ गई, मतलब मोल प्रति लीटर ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, यहां पर एक इकाई आ गई, इसको आपने नोट कर लिया। अब हमने कहा कि भैया सुनो, अब ना ये दूसरे वाले में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं। तो इस वाले में यदि हम निकालेंगे तो ये सीधी सी बात है, यहां पर मोल प्रति लीटर की पावर 2 डिवाइड बाय फिर यहां पर मोल प्रति लीटर है इंटू यहां पर जो है मोल प्रति लीटर है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, इकाई के टर्म्स में देखेंगे। तो यहां आपने देखा कि भाई जो केसी है उसकी कोई इकाई ही नहीं है, तो केसी की इकाई कुछ भी हो सकती है, हम उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते जब तक कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है, क्योंकि पावर कुछ भी हो सकती है बेटा, इसलिए इकाई जो है उसके बारे में हम एकदम फिक्स बात नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। जो मोलर सांद्रता है वो बेसिकली किसमें निकाला जाता है, तो भाई 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, जिसको भी मैं मोल प्रति लीटर बोल रहा था, ये देखो लिखा होगा कहीं पर, बात समझ में, इसको हम मोलर सांद्रता भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान। और इसको हम वो ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो रिवीजन के लिए हमने इसको यहां पर लिख लिया है। और इस तरीके से हमारी आज की जो क्लास है उसमें हमने केसी क्या होता है इसको जाना। अगली वाली क्लास में हम लोग समांगी और विषमांगी प्रकार के जो साम्यावस्था होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो आपको मिलने वाली है कहां पर, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या है, 3 ऑप्शन है। एक तो है भाई यूट्यूब, जहां से आप ऑलरेडी देख रहे हो। दूसरा ऑप्शन है हमारी वेबसाइट और हमारा ऐप। वेबसाइट पर जाकर गूगल में आप सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने लिंक पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, विच इज अ डायनेमिक पेज। मतलब ये कि आप यदि क्लास 12 आप यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। मतलब सीबीएसई नर्सरी से लेकर 12वीं तक, एनटीएससी, ओलंपियाड सी, एवरीथिंग इज गिवन देयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और द सेम यदि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे विषयों की यदि हम बात करें तो। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके दिमाग के अंदर मैं फिट करने वाला हूं। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। यदि कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।